So in this video we will continue our discussion on quantum mechanics. So in the previous video we have seen about the probability density. So in this video we will relate our probability density which was given by Max Born and some experimental measurement. So to relate psi square, that is the probability density, to experimental measurement, we would take many identical non-interacting system. हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम या फिर पार्टिकल्स ले रहे हैं। ये है हमारे पास सम नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल, सब कुछ क्या है आइडेंटिकल है, और ये सब क्या है नॉन इंटरैक्टिंग है, मतलब कोई किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही हम लोग एक सिस्टम लिए, ठीक है। ईच ऑफ विच वॉज इन द सेम स्टेट साई। ये जो हमारे पास सिस्टम है इसमें जो जो पार्टिकल्स है सब क्या है सेम क्वांटम स्टेट, दैट मीन्स सब साई स्टेट में है। ओके, सबका वेव फंक्शन साई है। देन द पार्टिकल्स पोजीशन इन ईच सिस्टम इज मेजर्ड। ये सब क्या है, अरे कहाँ चला जा रहा है बार बार। हाँ, तो ये जो पार्टिकल्स है इस सब पार्टिकल्स का पोजीशन हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ऐसा n पार्टिकल है या फिर n सिस्टम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सब पार्टिकल का पोजीशन मेजर करेंगे। तो अगर हमारे पास n पार्टिकल या फिर n सिस्टम है तो हमको टोटल n मेजरमेंट करना होगा एंड इट इज जेन्युइन। अगर n पार्टिकल है हमको n मेजरमेंट करना होगा। So if dn is the number of measurement for which the particle is found between x and x plus dx. ओके, समझ लो हमने n मेजरमेंट किए, ठीक है। तो वो n मेजरमेंट से क्या है, समझ लो dn एक छोटा सा क्वांटिटी, एक नंबर, dn इज अ नंबर। वो dn मेजरमेंट क्या बता रहे हैं, हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनमें से कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ मेजरमेंट का ऐसा आ रहा है जैसे कि द पार्टिकल इज फाउंड बिटवीन x एंड x प्लस dx, मतलब dx जस्ट ये छोटा सा जो रीजन है dx, उस dx में हम लोग उस पार्टिकल को खोज पा रहे हैं। बट हाउ मेनी मेजरमेंट्स गिव्स अस दिस इंफॉर्मेशन, जस्ट dn मेजरमेंट। ओके, सो टोटल n मेजरमेंट अ लार्ज क्वांटिटी, इनमें से बस dn एक छोटा सा मेजरमेंट, छोटा सा क्वांटिटी हमको बता रहे हैं कि वो पार्टिकल x एंड x प्लस dx जो दो पोजीशन है, दो पॉइंट्स है, इसके बीच में है, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट x आई मीन इन बिटवीन x एंड x प्लस dx क्या होगा, हमको जितना मेजरमेंट मिल रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इवेंट्स टू व्हिच वी हैव इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सो इसमें क्या है, हम लोगों का इंटरेस्ट यही है कि द पार्टिकल इज प्रेजेंट इन बिटवीन x एंड x प्लस dx, ये है हमारा इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कितने नंबर ऑफ मेजरमेंट के लिए बात कर रहे हैं, dn मेजरमेंट के लिए। सो dn, और हम लोग x एक्सिस के ऊपर ये सब कंसीडर कर रहे हैं, बस वन डायमेंशनल केसेस। सो दिस इज dnx डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, दैट इज n। ओके, सो दिस इज नथिंग बट आवर प्रोबेबिलिटी। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नथिंग एल्स। ओके, so it is our probability of finding the particle at that region, as well as from Born's postulates, from Max Born interpretation, probability is nothing but mod of psi x square dx। हम लोग इसको प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ये है हमारे पास बॉर्न पोस्टुलेट्स। सो dnx by n तो है प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स and from Born postulates this is also our probability। so हम Born postulates और simple mathematical definitions को equate, हाँ हम इसको equate कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही probability है, right। so ये जो psi x square dx है ये क्या बताते हैं, dnx by n को बताते हैं। dnx by n क्या है, वन काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। dnx क्या है,
the number of measurement which that gives us that the probability of finding the particle on the x-axis in the region between x and x plus dx, that is dnx, and this is total number of measurements. ठीक है, तो हमारे measurements के साथ ये जो probability है, इस ये सब कैसे रिलेट है, यही ये इक्वेशन बताते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, ये यही बताते हैं अबाउट द मेजरमेंट, कितने मेजरमेंट हमको हमारा पर्टिकुलर इंटरेस्ट शो कर रहा है, बस यही बताते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन number of measurement of our particular interest and probability, right? So हमने क्या देखे क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। सो आफ्टर ऑल वी कैन से दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज स्टैटिस्टिकल इन नेचर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ही आता है प्रोबेबिलिटी। दिस इज व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते, रादर हम लोग लाइक प्रोबेबिलिस्टिक व्यू हम उसको बता सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स एज अ probability, okay, or some possibilities. So after all quantum mechanics is statistical in nature. So quantum mechanics provides the law of motion for microscopic particle. कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या कोई भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसका लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं। एक्सपेरिमेंटली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लासिकल मैकेनिक्स, हमने आसपास जो भी बड़ा बड़ा चीज या फिर कोई भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी या फिर कोई भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हम देख पाते हैं कि वो सब न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन फॉलो करते हैं, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार, ओके, दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी। हेंस क्वांटम मैकेनिक्स टू बी अ वैलिड थ्योरी it must be transformed to classical mechanics as we move from microscopic to macroscopic world. अगर quantum mechanics is a valid theory, then definitely quantum mechanics must explain, must interpret our macroscopic body in classical mechanics. So quantum mechanics macroscopic world में transform हो जाएगा classical mechanics में। ऐसा अगर हो तभी हम बोल सकते हैं quantum mechanics is a valid theory. Okay, so quantum effects are associated with de Broglie wavelength. ये सब माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ये सब वेव नेचर ये सब क्यों आ रहा है? This is due to de Broglie wavelength. Everything in quantum mechanics is due to the wave nature of electrons and wave nature of subatomic particles or microscopic system, and that is related to de Broglie wavelength. And we know well lambda is a de Broglie wavelength, that is equals to h by mv, where h is a Planck constant and h is a very small for macroscopic system. H is a Planck constant. The value of h is nothing but 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. ठीक है, okay, and that is very small for मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का डायमेंशंस इतना ज्यादा होता है, उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है। सो m इज हाई, वी नो फॉर बिग बॉडी मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। एंड अगर हम ये जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल्स टू h by mv, h तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, अगर m भी बहुत बढ़ गया और वेलोसिटी भी ठीक ठाक एक मॉडरेट वैल्यू है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, तो क्या होगा, ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा बहुत छोटा होगा। सो फॉर अ बिग बॉडी, फॉर अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी और अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये जो लैम्डा होता है, जो लैम्डा जो वेवलेंथ होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो बहुत छोटा होता है, क्लोज टू 0। दिस इज व्हाई
मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम कोई भी सिस्टम का, कोई भी बॉडी, कार हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, इवन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, क्या होता है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग उसका वेव नेचर नहीं देख पाते। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आसपास हम लोग जो भी देखते हैं उसका वेव नेचर नेग्लिजिबल है, ऐसे कि वेव नेचर है ही नहीं, बस ओनली मेड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बट दैट हैज आल्सो वेव नेचर। इन दिस लिमिट टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन रिड्यूसेस टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्या है, उसका वेव नेचर इतना नेग्लिजिबल होता है, तो उसी सिस्टम के लिए जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या फिर रिड्यूस्ड हो जाएगा टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। हम इसको करेंगे बाद में, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से न्यूटन लॉ कैसे आते हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए ये समझ लो, फॉर अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वेवलेंथ इतना नेग्लिजिबल होता है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इंस्टेड ऑफ श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। सो नाउ क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि कोई भी एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी या फिर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चाहिए। मतलब हमको एक इक्वेशन चाहिए, जैसे कि F इक्वल्स टू ma एक इक्वेशन है जहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक बॉडी के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई हुआ तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इवन उस बॉडी का फाइनल या फिर फ्यूचर स्टेट क्या होगा, वो हम बता सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स इक्वेशन। सो हमको एक इक्वेशन चाहिए बस, जिस इक्वेशन के माध्यम से हम कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं। ऐसे ही फॉर इन क्वांटम मैकेनिक्स कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्यूचर स्टेट अगर हमको निकालना है, हमको एक फंडामेंटल इक्वेशन चाहिए, जिस इक्वेशन के हेल्प लेके हम कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का फ्यूचर स्टेट एज अ स्टैटिस्टिकल और एज अ प्रोबेबिलिस्टिक व्यू हम उसके बता सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर स्टेट का क्या बताऊं, फ्यूचर स्टेट हम उसको एक निकाल सकते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट नॉट अ डिफाइनेट स्टेट, a probabilistic state. Anyway, so we need a fundamental equation, and that equation is called time independent Schrödinger wave equation. Okay? Now, इसमें हम बोल सकते हैं, suppose we have a system which experiences no time dependent external forces. For simplicity, and here we can assume that for a stationary state, जहां पे क्या हो रहा है, सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बस पोजीशन का डिपेंडेंट, पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट का डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर वैरी नहीं कर रहा। कोई भी एक सिस्टम अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है, देन हम उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ ओनली x, ठीक है। मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा, दैट इज the system is stationary state, the system is in stationary state, ठीक है। टाइम के साथ साथ अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी वेरी नहीं कर रहा, देन क्या होगा, v is only function of x. So our fundamental equation for a microscopic particle या फिर quantum mechanical system this one. Now ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन डिराइव नहीं हो सकता, ठीक है। ये इक्वेशन एक थॉट इक्वेशन है, जो कौन लेकर आए थे, इरविन श्रोडिंगर। अब ये इक्वेशन कहाँ से आता है, ऑप्टिकल ये कहा जाता है, ये बस एक थॉट इक्वेशन है, जैसे क्लासिकल ऑप्टिक्स होता है ऐसे ही वेव ऑप्टिक्स भी होता है। तो मतलब ये कहाँ से आते हैं, ये एक जर्नल है, मैं उसका जर्नल नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो, बट इट इज आउट ऑफ सिलेबस, ओके। बस आपको ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, आपको बस इसको याद रखना होगा अभी के लिए, ओके। सो हमारे पास ये है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, that is minus h cross by I del t of psi equals to minus h cross square by 2m del 2 psi by del x square plus vx psi xt, जहाँ पे psi क्या है, psi is the wave function that depends on position as well as time. So now here हमको क्या चाहिए, हमको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए, क्योंकि नॉर्मली केमिस्ट्री में हम लोग जो बात करते हैं वो सब होता है स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, मतलब जिसका पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम।
सो हमको जो वेव फंक्शन चाहिए वो भी टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है साई श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, सॉरी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे साई ऑफ एक्स टी जो है उसको सेपरेटली लिख रहे हैं। साई ऑफ एक्स टी इज नथिंग बट साई ऑफ एक्स इंटू एफ टी, ऐसा हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, पोजीशन और जो टाइम है दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दिस इज व्हाई वी कैन इजीली सेपरेट साई एक्स एंड एफ टी। अगर एक्स एंड टी आर डिपेंडेंट टू ईच अदर then we cannot go for separation of variable, right? तो हम ये जो सेपरेशन है इसको क्या करेंगे, हमको डेल साई बाई डेल साई बाई डेल टी, ये होगा डेल, हमको डेल साई बाई डेल टी चाहिए, तो इसको क्या करना होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये है इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। साई एक्स इज कांस्टेंट फॉर दिस केसेस एंड एफ ऑफ टी का टाइम मतलब टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम टी, ओके। सिमिलरली हमको डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो क्या होगा, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, अब क्या होगा, टाइम जो फंक्शन है वो है कांस्टेंट, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो साई एक्स है उसका डबल डेरिवेटिव लग जाएगा, दो बार डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज साई डबल प्राइम एक्स। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को इनपुट कर देंगे, दैट इज माइनस एच क्रॉस बाई आई, डेल साई बाई डेल टी की जगह क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है, एंड इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी साई डबल प्राइम एक्स, ठीक है, ये बोला। एंड ये पर जो वी एक्स पोटेंशियल एनर्जी टर्म है वो सिंपल वी एक्स मतलब हम लोग लिखेंगे, और साई ऑफ एक्स टी जो है उसको हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के टर्म पे लिखेंगे। हमारा एम क्या है, हमारा एम है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाना। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को साई एक्स एंड टी दोनों को अलग करना होगा, दिस इज व्हाई हम लोग ये सब किए, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड को साई एक्स एंड एफ टी से डिवाइड कर देंगे, ओके। ये एफ टी है, ओके। तो बोथ साइड हमने क्या किया, बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर दिया साई एक्स एंड एफ टी से, तो हमको एक ऐसा इक्वेशन फाइनली मिलेगा। आप लोग इसको करेंगे, पेन पेपर में इसको करेंगे, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन हमने बना लिया, थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कोई भी पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स नहीं है, एंड जो राइट हैंड साइड है इसमें कोई भी टाइम वाला फंक्शन नहीं है, ओनली कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं, ये सेपरेट हो गया। सो द राइट साइड डज नॉट डिपेंड ऑन टी, जो राइट साइड है उसमें कोई भी टाइम पार्ट नहीं है, ओनली पोजीशंस है, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड में क्या है, कोई भी एक्स पार्ट नहीं है, ओनली टी है। सो द फंक्शन टू विच ईच साइड ऑफ द लास्ट इक्वेशन इज इक्वल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। राइट हैंड साइड पे कोई भी टाइम पार्ट नहीं है, सो राइट हैंड साइड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, एंड द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एज वेल एज ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है पोजीशन इंडिपेंडेंट, सो द राइट हैंड साइड मस्ट आल्सो बी पोजीशन इंडिपेंडेंट। So you can say that the left hand side is independent of x, so this function must also be independent of x, and since the function is independent of both variables, right hand side क्या है, time independent है, left hand side क्या है, position independent है, and they are equal to each other. This is why the function left hand and right side दोनों जो function है that will be independent of both variables. कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है, कोई भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, एज वेल एज कोई भी कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट नहीं है, बोथ विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अगर राइट हैंड साइड भी कोई भी वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड साइड भी कोई भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, एंड देन वी कैन से दैट
right hand side and left hand side both will be just a constant. So we can say that the left hand side, that is minus h cross by I 1 by ft dft by dt, that will be a constant. अभी के लिए ये कांस्टेंट को हम लोग E से डिनोट कर रहे हैं, बाद में हम लोग देखेंगे ये कांस्टेंट एनर्जी है. सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी मस्ट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. सो ये होगा dft by ft equals to minus of IE by h cross and dt. So after getting integration we will have a integration constant that is termed as c. So d of ft by ft, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा ln ft इक्वल्स टू, एंड जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है वो होगा माइनस ऑफ e इंटू ई, सॉरी माइनस ऑफ i इंटू ई by h cross, and this will be just t, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन सिंपल t आता है, and here it is c is a इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इसमें c क्या है? c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. Anyway, so ln ft equals to minus iet by h cross plus c, and ft will be just e to the power c. I am getting the anti ln, okay, or anti log. So e to the power c, and this is e to the power minus iet by h cross, okay. So ये जो e to the power c है हम इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि c is also constant and e to the power some constant is also a constant. So this is nothing but just our a, and this is e to the power minus iet by h cross. So this is our left hand side और left hand portion. इसमें क्या है, कोई भी पोजीशन का वेरिएबल या फिर कोई भी पोजीशन फंक्शन नहीं है, ओनली ये इसमें टाइम इन्वॉल्व है. मैं इसमें राइट में लिखता हूँ दिस इज ft इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस. तो ये इसको भी हम लोग बोल सकते हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि इसमें बस टाइम फंक्शन इन्वॉल्व है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड में जो हमारे पास इक्वेशन था वो था ये वाला, जिसमें ओनली पोजीशन या फिर ओनली कोऑर्डिनेट था, नो टाइम फंक्शन वाज देयर. सो दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 psi by dx2. पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आप लोग डेल मत लिखना, क्योंकि डेल इज पार्शियल डिफरेंशियल. इसमें ओनली पोजीशन वेरिएबल इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको d2 लिखना, ठीक है, नॉट डेल. डेल यहाँ पे लिखना मना है. After separation of variable, del is not allowed. Only d term, I mean only differential d is allowed. Okay, so this is Vx, this is psi x equals to E of psi, and this is called Schrodinger time independent Schrodinger equation. Okay, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, and this is called as h psi equals to E psi, जिसमें h क्या है, h है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, एंड माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx2 प्लस v. दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. दिस इज एन ऑपरेटर एंड व्हिच ऑपरेट्स ऑन psi. सो एज e occurs, लुक एट दैट, एज e occurs, ये जो e है ना, e क्या है, e अपीयर कर रहा है ऐसा ही कुछ e psi x माइनस v x psi x में ये जो टर्म है, मैं अगर चाहूँ इसको राइट हैंड साइड पे लिख सकता हूँ. तो कैसे दिखेगा इक्वेशन, ये जो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 psi बाई dx2 इक्वल्स टू e psi x माइनस v psi x. अगर मैं इसमें से psi x को कॉमन ले लूँ तो हमको ब्रैकेट में e माइनस v मिलेगा, ठीक है, एंड वी नो दैट v इज पोटेंशियल एनर्जी. सो डेफिनेटली अब एनर्जी से आप लोग एनर्जी को माइनस कर सकते हो. जैसे मतलब सपोज यू हैव एनर्जी फंक्शन, आप लोग एनर्जी से फोर्स को माइनस नहीं कर सकते, आप लोग एनर्जी से एनर्जी को ही माइनस कर सकते हो, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, E माइनस v. तो v अगर एक एनर्जी फंक्शन है तो डेफिनेटली E क्या होगा, ये भी एक एनर्जी फंक्शन ही होगा, ठीक है. So definitely E has the same dimension as v. E has the same dimension, that is called energy, and here this E is nothing but total energy of the system. Total
energy of the system. ठीक है. So if we want to combine this two functions, that is psi of xt, क्या होगा इसमें से, ये जो a इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस है, ये टाइम डिपेंडेंट, और ये जो साई एक्स होगा ये होगा टाइम इंडिपेंडेंट. ठीक है. एंड दिस साई ऑफ एक्स इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ कांस्टेंट एनर्जी, दैट इज ई. सो ये जो साई है ये है स्टेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, क्योंकि ई क्या था, ई एक कांस्टेंट था, तो एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी, दैट इज कांस्टेंट. इसमें से हम जो ये है ई को हम लोग, मतलब ई जो है इसको टोटल एनर्जी हम लोग क्यों कंसीडर किए, व्हाई नॉट, इट इज अ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट फॉर दिस सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी को भी वेरी करना होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए. ये जो ई है कांस्टेंट, और ये जो सिस्टम है इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रह सकता, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो वेरिंग. सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ही वेरी करना होगा, तभी क्या होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. और ये जो ई है, ई क्या है, एक कांस्टेंट. सो वी नो दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, दिस इज व्हाई ई इज टोटल एनर्जी एंड नथिंग एल्स. And this psi is called state of constant energy. Okay. So in the next video we will see about the probability density. Hope you understand this video. Thank you so much.